दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैरिंग कैपेसिटी का क्या अर्थ होता है? किसका? कैरिंग कैपेसिटी का। तो अब वो होता है अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण सहन कर सकता है। अगर सरल शब्दों में हम समझें तो वह पारिस्थितिकी तंत्र और भूगोल से जुड़ी एक अवधारणा है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी क्षेत्र या पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं या मनुष्य की वह अधिकतम संख्या जिसे पर्यावरण बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक संसाधनों के साथ, मान लीजिए भोजन हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया, के साथ जीवित रख सकता है। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कैरिंग कैपेसिटी को पार कर जाती है तो प्रकृति उसे वापस संतुलन करने के लिए काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भूखमरी होती है, बीमारियां होती हैं, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है या फिर मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, मर जाते हैं और उतनी संख्या में आ जाती है उनकी संख्या की पर्यावरण उसे सहन कर सकता है। मान लीजिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक छोटे से द्वीप पर घास के मैदान हैं जो अधिकतम 100 खरगोशों का पेट भर सकते हैं। यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी कितनी आपकी? 100 है। यदि खरगोशों की संख्या 150 हो जाए तो घास कम पड़ जाएगी। घास खत्म होने से कई खरगोश भूखे मर जाएंगे। अतः संख्या फिर से 100 या उससे कम पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होता है? कौन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे ऊपर? तो वो होता है शीर्ष उपभोक्ता। कौन होता है? शीर्ष उपभोक्ता होता है। या पिरामिड की संरचना और सबसे ऊपर की विशेषताएं दी गई हैं, जैसे शीर्ष स्तर। पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में वे जीव आते हैं जिनका शिकार कोई नहीं करता। इकोलॉजिकल पिरामिड में जैसे आपके आ गए शेर हो गया, बाज हो गया, बाघ हो गया, या फिर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखा जाए तो शार्क हो गया। पारसी पिरामिड के नियम के अनुसार ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। शीर्ष उपभोक्ता सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए उनकी संख्या भी पारिस्थितिकी तंत्र में कम होती है। एक सामान्य खाद्य श्रृंखला के आधार पर अगर हम पिरामिड देखें तो ऐसे व्यवस्थित होता है। सबसे ऊपर आता है शीर्ष, जो आप कहते हैं इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स। इसमें आपके शेर, बाज। उसके बाद आता है मध्य, उसमें आता है आपके मेंढक, लोमड़ी, ये छोटे मांसाहारी होते हैं। उसके बाद आते हैं निचला, इसमें हिरण, खरगोश, ये शाकाहारी होते हैं। और फिर होता है आधार, बेस जो होता है, इसमें आपके घास, पेड़ पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले किसने समझाया? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो वो समझाया फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जोसेफ फूरियर ने। किसने? जोसेफ फूरियर ने समझाया ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। जोसेफ ओरियर ने 1824 में कब दिया था ये तर्क? 1824 में दिया था कि पृथ्वी का वायुमंडल एक गर्म बॉक्स की तरह काम करता है। उन्होंने महसूस किया कि यदि पृथ्वी के पास वायुमंडल नहीं होता तो आज की तुलना में बहुत अधिक ठंडी होती है। उन्होंने बताया कि वायुमंडल सूर्य की गर्मी को अंदर तो जाने देता है लेकिन उसे पूरी तरह से बाहर जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्मॉग शब्द किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है स्मॉग शब्द? वो होता है स्मोक और फॉग का। किसका? स्मोक और फॉग का। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में डॉक्टर हेनरी एंटोनी डे वॉक्स ने किया था। किसने किया था? हेनरी एंटोनी डे वॉक्स ने किया था 1905 में। इस वैज्ञानिक पेपर के दौरान लंदन की वायु स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया था। यह एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषण है जब वातावरण में मौजूद धुआं जो होता है आपकी गाड़ियों से और फैक्ट्री से निकलता है, नमी कोहरे के साथ मिल जाता है तो यह एक गहरी और जहरीली धुंध बना देता है। यह ठंडी और नम जलवायु में होता है। धुआं प्लस कोहरा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एसिड रेन मुख्यतः किन गैसों से बनती है? कौन सी रेन? एसिड रेन। तो एसिड रेन बनती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड से और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनती है ये एसिड रेन। जब ये गैसें वायुमंडल में मौजूद जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो ये हल्की सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में बदल जाती हैं।
इन अगर इन गैसों के स्रोत की बात की जाए, जो जीवाश्म ईंधन का दहन है, कोयला धारित तो बिजली संयंत्रों से सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। जो वाहनों का धुआं होता है, कारों और ट्रकों के इंजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगर प्राकृतिक स्रोत देखें, जो ज्वालामुखी का फटना और बिजली का चमकना भी कम मात्रा में इन गैसों को पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? किसका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो वो है ग्रीन हाउस गैसों में कमी। किसका? ग्रीन हाउस गैसों में कमी। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है, ताकि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सके। इसे 11 दिसंबर 1997 को कब क्या था ये क्योटो प्रोटोकॉल? इसे 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योतो शहर में अपनाया गया था। कौन से शहर में अपनाया गया था? क्योतो शहर में। कौन से? जापान के। कब? 11 दिसंबर 1977 को। इसका उद्देश्य है आपका, इसका प्राथमिक उद्देश्य है औद्योगिक देशों पर यह जिम्मेदारी डाला था कि वे अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करें, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, और अल्फर हेक्सा क्लोरोफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? कैसे होता है फूड चेन में आपका ऊर्जा का प्रवाह? तो वो होता है एक दिश, अनडायरेक्शनल होता है। अनडायरेक्शनल कैसे होता है? इसका अर्थ है कि ऊर्जा हमेशा एक ही दिशा में चलती है और वापस पिछले स्तर पर नहीं लौट सकती। खास श्रृंखला में आपका जो प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। जो फूड चैन सबसे आपका जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो आपका सूर्य है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से, जो प्लांट से प्राथमिक उपभोक्ता और फिर उच्च स्तर के उपभोक्ताओं की ओर बढ़ती है। जैसे सबसे पहले आपके सूर्य हो गया जो आपका प्राथमिक स्रोत है, उसके बाद आपके पौधे हो गए, फिर हिरण हो गया, और फिर आपका शेर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या शामिल होता है? किसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या शामिल होता है? तो वो होता है जीवित प्राणी। क्या शामिल होता है? जीवित प्राणी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के बायोटिक में वे सभी चीज़ शामिल होती हैं जिसमें जीवन होता है। सब शब्दों में पर्यावरण का वह हिस्सा जो जीवित है जैविक घटक कहलाता है। इनकी 3 भूमिकाएं होती हैं। उत्पादक, ये वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सौर ऊर्जा और अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं। जैसे आपके हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गया, और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया। दूसरे आपके उपभोक्ता हो गए, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपके शाकाहारी जीव हो गए, जैसे गाय, हिरण, खरगोश। मांसाहारी जीव हो गए, जैसे शेर, बाघ, मेंढक। सर्वाहारी हो गए, ऐसे मनुष्य और कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख प्रभाव क्या है? किसका? डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो इसका है कि पर्यावरण में बदलाव। क्या है? कि डिफॉरेस्टेशन का मृदा अपरदन में वृद्धि। क्या? मृदा अपरदन में वृद्धि। डिफॉरेस्टेशन जो वनों की कटाई है का प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरी पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब उन वनों को काटा जाता है तो हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव तीव्र होता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है आपका? कि भाई आपके जब पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिससे आपका वो जो प्रदूषण और ज़्यादा फैल जाएगा। जैव विविधता की हानि, दुनिया के लगभग 80% जो स्थलीय जीव और पेड़ पौधे जंगलों में रहते हैं, वनों की कटाई से उनका प्राकृतिक आवास छिन जाता है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। जंगल बारिश के पानी को सोखने और उसकी गति को कम करने का काम करते हैं। पेड़ न होने पर पानी सीधे बहकर नदियों में जाता है, जिससे अचानक बाढ़ आने का भी खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन लेयर का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? कहाँ होता है ओजोन लेयर का अधिकतम घनत्व? तो वो होता है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप
मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच सबसे अधिक सघन होती है। यह 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हो सकती है, लेकिन इसका 90% हिस्सा समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन के घनत्व को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। किसका? डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ओजोन परत की औसत मोटाई लगभग 300 डॉप्सन यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉटस्पॉट के लिए न्यूनतम स्थानिक प्रजातियां कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए हॉटस्पॉट के लिए न्यूनतम स्थानिक प्रजातियां? तो होनी चाहिए 1500। कितनी? 1500 स्थानिक सामान्य पौधे होने चाहिए। स्थानिक या एंडेमिक का मतलब ये है कि वे प्रजातियां दुनिया में उस विशेष क्षेत्र के अलावा और कहीं भी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो वो होता है पांडा। क्या होता है? पांडा। विशाल पांडा है WWF का प्रतीक। इस प्रतीक का चयन तो किया गया। WWF की स्थापना, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। पांडा को प्रतीक के रूप में इसे चुना गया क्योंकि यह अत्यंत सुंदर लुप्तप्राय जीव है जिसे दुनिया भर में बहुत प्यार मिलता है। इसके अलावा एक व्यवहारीकरण भी था कि इसका काला और सफ़ेद रंग के खर्च को कम रखता है और यह 2 रंगों में बहुत प्रभावशाली दिखता था। पांडा का यह लोगो वन्यजीव संरक्षण का वैश्विक संदेश देता है। यह इस बात का प्रतीक है कि यदि हम प्रयास करें तो हम विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजाति को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CFC का उपयोग किसमें होता था? तो CFC का आपका उपयोग होता था, CFC का आपका उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे। किसका? एरोसोल स्प्रे में होता और रेफ्रिजरेटर में होता था। CFC क्लोरोफ्लोरोफ्लोर कार्बोन्स। क्या है इसका? क्या है इसकी फॉर्म? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से उन उपकरणों होता था जिन्हें ठंडक पहुंचाने या दबाव के साथ गैस छोड़ने की आवश्यकता होती थी, जैसे आपके टीवी हो गए और AC हो गई। सबसे बड़ा उपयोग रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर और एयर कंडीशनर AC में कूलेंट के रूप में किया जाता था। ये गैस गर्मी को सोखने और ठंडक पैदा करने में बहुत प्रभावी थी। एरोसोल स्प्रे में भी होता था आपका डिओड्रेंट, हेयर स्प्रे, पेंट स्प्रे और कीटनाशक दवाओं के फैन के ओपलेंट के रूप में इसका उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो वो होता है A.G. टांसले। किसने? A.G. टांसले। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग कब किया था? 1935 में किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग A.G. टांसले किया था 1935 में। टांसले ने समझाया कि इकोसिस्टम केवल जीवित जीवों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें वे भौतिक कारक जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गया भी शामिल हैं, जिनके साथ वे जीव परस्पर क्रिया करते हैं। वह जीव और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंध को एक इकाई के रूप में परिभाषित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायो एक्यूमुलेशन का अर्थ क्या होता है? किसका? बायो एक्यूमुलेशन का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है किसी जीव में विषैले पदार्थों का जमा होना। यह तब होता है जब कोई जीव इन रसायनों को पर्यावरण से बहुत तेजी से सोखता है, लेकिन उसका शरीर उन्हें उतनी तेजी से बाहर नहीं निकाल पाता, मतलब उसमें जम जाते हैं। जब कोई जीव दूषित भोजन खाता है या दूषित पानी में रहता है तो रसायन उनके उत्तकों जैसे विशेषकर वसा में जमा होने लगते हैं। चूँकि ये रसायन अक्सर पानी में घुलनशील नहीं होते, इसलिए मूत्र या पसीने के जरिए शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और वे उसमें जम जाते हैं। बायो एक्यूमुलेशन अक्सर उन रसायनों का होता है जो प्रकृति में आसानी से नष्ट नहीं होते, जैसे आपके पारा हो गया, सीसा हो गया और कीटनाशक जैसे DDT हो गया। बायो एक्यूमुलेशन केवल एक जीव के स्तर पर होता है, लेकिन जैसे जैसे मछली बड़ी होती है उसके शरीर में पारे की मात्रा बढ़ती जाती है। मान लीजिए यदि एक मछली किसी ऐसी झील में रहती है जहाँ पानी में थोड़ा सा पारा है, मछली हर दिन पानी और भोजन के जरिए थोड़ा थोड़ा पारा अपने अंदर लेती है। यह पारा उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता। जैसे जैसे मछली की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर में पारे की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वह उसके लिए या उसे खाने वाले जीव के लिए जहरीली हो सकती है।
तो कैसे लगे आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल में सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।